मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 शॉट में खत्म कर लेंगे इसको। लेकिन इसके बाद हमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करने, ताकि आप फुल्ली वो समझ सको कि यार ये चैप्टर मेरा बढ़िया से प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज मानसी, वेलकम टू दी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब रियल नंबर, चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स तक पहुंचते हैं स्टेप स्टेप करके। ठीक है, तो नंबर्स की कुछ नॉलेज लेते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपने 8th क्लास में भी सुना है, 9th में भी सुना है, तो 10th में एक बार रिवाइज कर लेते, ताकि अगर कोई पॉइंट दिमाग से निकल गया हो तो यहाँ समझ आ जाएगा। सो नंबर्स हमारे स्टार्ट कहाँ से हुए थे बच्चे? नेचुरल नंबर से। सबसे पहले आए नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं इसमें? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 98 37 28, सारे नंबर्स 9700 650, ये सारी क्या है? ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स है। जो नंबर आपको पता है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर आने के बाद इसको जरा, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद जब ये सारे नंबर्स देखे तो एक नंबर रह गया, कौन सा? 0। सो 0 नंबर लिखा गया। अब ऐसा नहीं किया उन्होंने कि इसी में ही डाल दे कि हाँ यार 0 भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि नहीं, बड़े सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 से होते हैं नेचुरल नंबर। तो जब 0 आया तो उन्होंने कहा चलो 0 और सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर में आएंगे। क्या बोला गया है? 0 और सारे नेचुरल नंबर। मतलब अगर मैं आपको बोलूं 2, तो वो एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 78 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, यहां से समझ आया। उसके बाद जब ये, चलो ये सारी चीज हो गई, फिर बात आई नेगेटिव नंबर्स की। जब कैलकुलेशंस करी तो नेगेटिव नंबर्स का पता चला, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए एक नई टर्म ले आए, विच इज इंटीजर्स। सो इंटीजर्स हमारे होते हैं जिसमें हमारे -1 -2 -3, इस तरह जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो, और उसके साथ सभी होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब इसका पार्ट है। मतलब अगर मैं बोलूं नंबर 6, तो ये जो 6 है ये एक नेचुरल नंबर है, ऑफ कोर्स होल नंबर भी है, ऑफ कोर्स इंटीजर भी है। यस, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें आते हैं। तो इंटीजर्स को हम ऐसे बोल देते हैं कि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और 0 भी आता है। तो इसमें ये सब इंक्लूड हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक आपने पढ़ रखी हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमारा 8th क्लास में चैप्टर 1 था रैशनल नंबर, उसके बाद 9th में आए, वहां पे भी रैशनल नंबर था। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सो रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चे जो हमारे p/q फॉर्म में होते हैं, जिसमें हम पहले से ही बोल देते हैं q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 7/4, सो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ना तो q 0 है और ये p/q फॉर्म में है। लेकिन जब भी हम ऐसा देखते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं रैशनल नंबर क्यों? ये तो फ्रैक्शन है, जो 5th क्लास में भी पढ़ लिया था कि भैया अगर मैं लिख रही हूँ लेट्स सपोज 2/7, सो ये तो हमारा फ्रैक्शन होता है। फिर मैम यहाँ पे ये क्यों बोल रही है p/q है और ये रैशनल नंबर है? कंफ्यूजन होगी ना यहाँ पे। तो देखो, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? देखो, अगर मैं एक सर्कल ले रही हूँ, ठीक है, एंड इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो हम क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट क्या है? हाफ है पूरे सर्कल का। ठीक है, फ्रैक्शन बता रहा है। अगर हमने इसके 4 पार्ट कर दिए और अगर मैं ये वाला पार्ट पूछ रही हूँ तो ये 1/4 है हमारा, फिर से फ्रैक्शन। लेकिन क्या कभी आपने ऐसे सुना है -4/7? कभी आपने ऐसे सुना है कि ये फ्रैक्शन हो? नहीं, दैट मीन्स अ बिग डिफरेंस, कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो आओ जरा ढंग से इसका मीनिंग समझे। एक तरफ है हमारी रैशनल नंबर्स और एक तरफ है फ्रैक्शन। ठीक है, तो भाई फ्रैक्शन भी p/q फॉर्म में होता है, रैशनल भी p/q की फॉर्म में होता है। यहाँ पे भी q कैन नेवर बी 0, फ्रैक्शन में भी q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर आप 0 लगा दोगे तो वो
नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो सेम है, लेकिन फर्क इधर आएगा कि ये जो P अपॉन Q है, इसमें P एंड Q आर इंटीजर्स। तो जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो P और Q इंटीजर्स होते हैं, और जब फ्रैक्शन की बात करते हैं सो P एंड Q आर होल नंबर, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकते। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब हमारा रैशनल नंबर और फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिख रही हूं -7/4 तो वो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस चार्ट पे जाएं तो जो होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर में 0 आया सारे इंक्लूड हो गए, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आए सारे इंक्लूड हो गए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स डालते हैं तो हमारे P/Q फॉर्म में तो आए ही, साथ में ही ये सब भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं नंबर 6 बोलूं सो ये एक नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है नेचुरल नंबर, एक होल नंबर है, बिल्कुल है, एक इंटीजर है, यस, ये एक रैशनल नंबर है। बताओ रैशनल नंबर है या नहीं? आप सोचोगे P/Q फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी 6 को 6/1 लिख दूं, नीचे 1 है मतलब आप इसको 6 ही तो हुआ ये, सो देयरफॉर बन गया P/Q फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर भी है। इसका मतलब रैशनल नंबर में सभी इंटीजर्स आते हैं, सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा इरैशनल नंबर्स होते हैं हमारे। अब इरैशनल नंबर्स में क्या होता है, ये चार्ट तो समझ में आ गया हमारा। ठीक है, ये सारे, इसके अलावा इससे बिल्कुल हटके देखो, अभी तक इस चार्ट में बोलती है कि भैया रैशनल है वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए, लेकिन जब हम इरैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो वो इस चार्ट से बिल्कुल हटकर होते हैं। अब कैसे होते हैं इरैशनल नंबर्स हमारे? इरैशनल नंबर्स होते हैं, देखो आपने ऐसे नंबर्स देखे होंगे, रूट में 2, रूट में 5, रूट में 3, रूट में 7, रूट में 13, इस तरीके से जो आपके नंबर्स होते हैं यार, ऐसे रूट में 12। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये हमारे इरैशनल नंबर्स है, मतलब अंडर रूट वाले। लेकिन क्या √4 एक इरैशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि √4 क्या है? 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो √4 तो हमारा 2 के इक्वल है, सो वो तो रैशनल बन गया। कभी भी एक रैशनल नंबर इरैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, सो देयरफॉर रूट वाले तो होंगे, लेकिन रूट में ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा? वो तो से बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर रूट वाले और भी हमने पढ़ा था, जैसे हमारा पाई, ये भी एक इरैशनल नंबर है। इसी तरीके से जो ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे 4.0100100001, मतलब जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, वो हमारे इस तरह के इरैशनल नंबर्स होते हैं। एंड अब हमारा फाइनल वार, क्या फाइनल वार होगा भाई? कि ये सारे नंबर्स, ये वाले भी सारे और इरैशनल भी सारे, जब आप इन सभी नंबर्स को मिला दोगे तो आपको मिलेंगे रियल नंबर्स। मतलब हमारे रियल नंबर्स में सारे रैशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, इरैशनल सब नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में। जब आप नेक्स्ट क्लास 11th में अगर आप मैथ्स वगैरह लोगे तो वहां पे आप इमेजिनरी नंबर्स भी देखोगे, बट वो आगे की कहानी है। अभी के लिए जितने भी आपको नंबर्स पता है सब हमारे किस में आ रहे हैं? रियल नंबर्स में, और यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। तो कोई भी आपसे पूछे रियल नंबर, क्या √3 एक रियल नंबर है? यस, इट इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्या -76 रियल नंबर है? बिल्कुल है ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यही चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, स्टार्ट हुआ हमारा नेचुरल नंबर से, फिर उसमें होल नंबर ऐड हो गया, इंटीजर ऐड हो गया, रैशनल नंबर्स ऐड हो गए और इरैशनल भी मिला दे। देखो इनसे बिल्कुल अलग है ये, सो ये सब मिला के रियल नंबर बनते हैं। और अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि डेसिमल में क्यों लिखे भाई 4 पॉइंट क्या है 125, अगर ऐसा है पॉइंट हटाओ, 1 2 3 0 क्या बन गया 4125 अपॉन में 1000 आ गया P/Q फॉर्म में, तो रैशनली तो हुआ हमारा।
ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे चैप्टर की चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 20 लिया मैंने, ठीक है। अब इस नंबर 20 के मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, मतलब ये जो 20 है किस किस टेबल में आता है, ठीक है, वो होता है उसके फैक्टर। जैसे सबसे पहले 1 तो सबका ही फैक्टर है, जैसे 1 इंटू 20 होता है, 1 इंटू 7 होता है। मतलब 1 का टेबल तो किसी भी नंबर में चला सकते हो, तो 1 सबका फैक्टर ही है। अब 2 के टेबल में 20 आता है, हाँ भाई 2 इंटू 10 20 होता है, मतलब 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 3 के टेबल में नन्ना 4 के टेबल में आता है, 4 इंटू 5 होता है, 5 के टेबल में भी आता है, 5 4 जा, देन 6 7 8 किसी के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, फिर आता है 10 के टेबल में, 10 इंटू 2 20 होता है। इसके अलावा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अपने टेबल में तो आएगा ही ना, 20 इंटू 1 20, तो सीधा 20 हो गया। सो ये सभी क्या हुए, इसके फैक्टर्स हो गए। तो एक चीज याद रखनी है, कोई भी नंबर है उसमें 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये तो फैक्टर होते ही है। 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, एंड जो नंबर इटसेल्फ है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि इससे बड़ा फैक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। 20 के अलावा आगे कितने नंबर 100 तक चले जाओ, 20 आएगा ही नहीं किसी के टेबल में। सो ये सभी होते हैं फैक्टर्स। तो भैया फिर ये मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं इसी 20 के मल्टीपल्स लिखूं तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे। जैसे फैक्टर्स में मैंने बोला कि 20 किस किस के टेबल में आता है, मल्टीपल का मतलब है 20 के टेबल में कौन कौन आता है। तो 20 के टेबल में 20, फिर 40, फिर 20 इंटू 3 करेंगे 60, देन 80, देन 100, इस तरीके से चलते ही जाएंगे। फैक्टर्स का तो हमने देखा भाई 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आ गए, और ठीक है 6 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते 20 के, लेकिन मल्टीपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं करूं 20 इंटू लेट्स सपोज 70 कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 14 और साथ में 2 0, तो ये भी एक मल्टीपल हो गया। मतलब 20 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो उसका मल्टीपल हो गया। तो मतलब मल्टीपल हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। बट फैक्टर्स लिमिटेड ही होते हैं। एक और यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, मल्टीपल हमेशा क्या आ रहे हैं, बड़े नंबर्स आ रहे हैं, और फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा छोटे नंबर्स। ये छोटी छोटी बातें याद रखना भी काम आएंगी, ठीक है। फैक्टर्स हमेशा छोटे नंबर्स, मल्टीपल बड़े नंबर्स। फैक्टर्स बोले तो कि जिस नंबर का फैक्टर देख रहे हो वो किस किस के टेबल में आता है, उसका फैक्टर हो गया, और उस टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं वो सारे मल्टीपल हो गए। याद रखना, मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं और फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं। मल्टीपल्स बहुत सारे, नाम ही उसका मल्टीपल्स है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे हमने देखा नंबर, अगर मैं 2 की बात करूं तो हमने ये तो देखा था 1 तो सबका फैक्टर है, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 1 सबका फैक्टर है। इसके अलावा 2 के और फैक्टर्स लिखो, 2 आता है 2 के टेबल में, 2 इंटू 1, उसके बाद तो किसी टेबल में नहीं आता। अच्छा 3 की बात करें तो 3 का 1 फैक्टर तो है, 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 1, इसके अलावा किसी में नहीं आता। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते, चलो 13 आप 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 सीधा 13 के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स बच्चे, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर्स जिसके जो फैक्टर्स हैं वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर अपना और उसके अलावा 1, खुद अपना और उसके अलावा 1, खुद अपना और 1, ऐसे नंबर्स
जो जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होते हैं वो सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर। जैसे 5 हो सकता है, 17, 19, 7, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, सिंपल बताऊं तो जो नंबर प्राइम नहीं होते सारे कॉम्पोजिट है। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं, इसके फैक्टर 1 इंटू 4, 1 तो खैर फैक्टर होता ही है, देन 2 इंटू 2 4 होता है, देन 4 के टेबल में आएगा तो 1 2 4, 1 नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर है तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो गए। जैसे 6 है, 6 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 2 और 3 इसका फैक्टर हो गए, है कि नहीं। सो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नहीं है, जिनके और भी फैक्टर्स हैं, वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये प्राइम से मिलता जुलता एक वर्ड है कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स, एक नंबर भी नहीं, ऐसे दो नंबर्स जैसे 2 और 3। अब मैं 2 के फैक्टर्स लिखूं 1 और 2, 3 के फैक्टर्स 1 और 3, इनके कॉमन फैक्टर्स देखो, देखो को लिखा है ना, तो क्या चेक करोगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ सिर्फ। इसी तरीके से लेट सपोज मैंने लिया 7 और 9, 7 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 7, 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 3 के टेबल में भी आता है और 9 तो हो गए। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, सो कॉमन क्या है, 1, ठीक है। सो यहां से हम कह सकते हैं 2 और 3 कोप्राइम्स है, 7 और 9 कोप्राइम्स है। मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ नहीं, जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 कॉमन है, वो कोप्राइम्स होते हैं। अब यहाँ क्योंकि वर्ड प्राइम आता है तो हमें लगता है कि जैसे 2 एंड 3 कि हाँ ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो वो प्राइम नंबर्स ही होंगे सिर्फ, ऐसा नहीं है। 7 और 9, 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, लेकिन 7 एंड 9 ये कोप्राइम्स हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो कोप्राइम्स अच्छे से समझ में आ गया। कोप्राइम्स में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सोचते हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स में होगा, नहीं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 7 और 9 लिया, या अगर हम 8 और 9 का भी एग्जाम्पल ले, ये आ गया 8, ये आ गया 9। 8 किस किस का, मतलब 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, देन 4 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। 9 हमारा 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो दोनों ही हमारे क्या हैं, कॉम्पोजिट नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है ना भाई। लेकिन इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन है, तो 8 एंड 9 क्या हो गए, हमारे कोप्राइम्स हो गए। प्राइम नंबर्स नहीं है लेकिन कोप्राइम्स हो सकते हैं। आई होप ये दिक्कत नहीं होगी, अब कोई गलती नहीं होगी इसमें, आगे ये सब चीजें इस्तेमाल होंगी, ठीक है, सिर्फ ऐसे मत निकाल देना। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली चैप्टर का पहला टॉपिक ये है, लेकिन जो सारी राम कथा मैंने सुनाई है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई इतनी डिटेल में तुम्हें बेसिक्स नहीं समझाने वाला, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, शुक्रिया अदा कर लो और थोड़ा इसको ढंग से समझ लो, ठीक है, क्योंकि जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, आगे हर टॉपिक पे अटकते रहोगे, ठीक है। तो बेसिक मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अब किसी को कॉम्पोजिट नंबर में दिक्कत नहीं होगी, अभी पढ़ के आए हैं। कौन से होते हैं कॉम्पोजिट नंबर, जो अपने और 1 के अलावा भी किसी टेबल में आते हैं, जैसे कि हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ऐसे बहुत सारे। या हमने किया था जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं, सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर, जैसे अगर मेरा कॉम्पोजिट नंबर 10 है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5, ठीक है, ये भी आगे आएगा, ठीक है। मैं इसको 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, एक ही बात है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख दिया। या कोई बड़ा नंबर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया 34, तो 34 को आई कैन राइट 17 इंटू 2। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है,
तो मैंने कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स में लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? इन्होंने कहा हर कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है भाई? यूनिक का मतलब है जैसे 34 की फैक्टराइजेशन क्या बनी? 17 इंटू 2। तो 17 इंटू 2 ये हमारी जो है सिर्फ 34 की ही फैक्टराइजेशन हो सकती है। अगर आप कोई नया नंबर ले आए जैसे 26 ले आए, इसका नहीं हो सकता। इसके भी प्राइम के उसमें मल्टीपल्स मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये यूनिक ही रहेगा। ये सिर्फ 17 और 2 ये सिर्फ किसका रहेगा? 34 का। ऐसे ही 5 और 2 साथ में 10 के ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिक होती है। अब यहाँ पे आप 10 की जगह अगर 12 ले आते तो ये अलग अलग प्राइम में हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता। तो सबकी फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। ऑल्सो जैसे हम 10 को ऐसे 5 इंटू 2 लिख रहे हैं या 34 को 7 इंटू 2 रहे हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना बोलते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे था 10 को मैंने लिखा 5 इंटू 2, 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5। नंबर्स तो यूनिक ही है, यहाँ पे भी 5 और 2 है, यहाँ पे भी 5 और 2 है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब आप इसको 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो। नंबर्स सेम रहेंगे, नंबर्स यूनिक रहेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। कि आपको पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 करो 5 आएगा, 3 प्लस 2 करो 5 आएगा। इसी तरीके से 3 इंटू 2 6 आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा। सो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में होता है। अभी हम मल्टीप्लीकेशन की बात करें, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो प्राइम्स जो है यहाँ पे वो यूनिक रहेंगे। मतलब 5 2 है तो 5 2 ही रहेगा, चाहे आप पहले 2 लिख लो या पहले 5 लिख लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको पूरा क्लियर कर दूं। आप एक आध एग्जांपल और लेते, यहाँ तो हमने ऐसे ही लिया, 34 लिया 7 इंटू 2 लिख दिया, 10 लिया हमने 5 इंटू 2 लिख दिया। अब अगर मैं नंबर लेती फॉर एग्जाम्पल 12, ठीक है, अब अगर मैं 12 को लिखूं कि यार इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 4, ठीक है, तो क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया? क्या हम कह सकते हैं कि इस कॉम्पोजिट नंबर को हमने दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख दिया? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 3 तो प्राइम है, 4 तो प्राइम नहीं है भाई। 4 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, 2 के टेबल में आता है ना। लेकिन इसी 4 को फर्दर मैं अगर लिख दूं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 होता है ना, मतलब 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2। समझे? ऐसे ही चलो एक नंबर और देखते हैं। लेट्स टेक नंबर 24। अब 24 को आई कैन राइट 12 इंटू 2, करेक्ट। या और थोड़ा अलग लेते हैं, चलो 6 4 24, करेक्ट। 6 इंटू 4 लिख सकती हूँ। अब 6 भी प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं है। 6 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, और 4 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। सो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 24 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। अब नंबर अगर, और अच्छा ये जो मैंने बनाया है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज कॉल्ड अ फैक्टर ट्री। कि आप दो फैक्टर्स पे पहुंचे, फर्दर उसकी ब्रांचेस निकाल दी आपने, इस तरीके से इसको हम फैक्टर ट्री बोलते हैं। या कभी अगर नंबर काफी बड़ा आ गया तो हमारे पास 72 आ गया, और भी बड़ा हो सकता है, बट अभी इसको देखो। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे इन नंबर्स तक पहुंचते हैं? 72 है, सबसे पहले हमें पता है 2 के टेबल से करेंगे हो जाएगा। सो 2 इंटू 3 6 आएगा, तो ये बच गया 12, 2 इंटू 6 12। फिर से 2 के टेबल से कर दो, ये आएगा 2 1 2, बचा 1, 16 बन गया। 8 पे कर दो, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा। अब ये 3 से हो जाएगा 3 3 1। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 72 दिख रहा है तो डायरेक्ट उसको 4 से कर दिया या 8 से कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक है, सो ये सारे अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 72 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन मान लो आपने स्टार्ट 3 के टेबल से किया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम नंबर है ना क्योंकि 3, तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
72। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे है कंसिडर द नंबर 4n। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में, दो नंबर में, एक नंबर में तो नहीं, खैर 2 मार्क्स में पूछ लेंगे आपसे, तो ध्यान से देखना। हाँ, असर्शन रीजनिंग वगैरह में डाल दे तो अलग बात है। नाउ कंसिडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। आप पूछा क्या है क्वेश्चन में, 4n दे दिया आपको, जैसे अगर 4 रेज टू द पावर 1 है, सो क्या होगा, 4 ही आ जाएगा। 4 रेज टू द पावर 2 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 रेज टू द पावर 3 है, सो 4 इंटू 4 इंटू 4, बेसिकली 16 इंटू 4, सो ये आ गया हमारे पास 64। ऐसे ही फर्दर करेंगे, 4 रेज टू द पावर 4, फिर कुछ आता रहेगा। हमें क्या चेक करना है कि क्या इस n की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि जो आपके पास आंसर आए उसकी लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो। तो क्या अभी तक दिख रहा है, अभी तक क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट 4, 6, 4, इस तरीके से चलती हुई आ रही है। अब यहाँ पे ना एक लॉजिक तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि हर नंबर पे तो इतने आगे तक कहाँ तक करते रहोगे, 4:4 रखोगे, 4:5, 6, 7, तो ऐसे तो n की अनगिनत वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, ये तो नहीं कर सकते हम। हमें क्या याद रखना है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 कब आती है, जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों हो। ऐसा नहीं चलेगा कि हाँ 2 है 5 नहीं है, 5 और 2 दोनों अगर उसके फैक्टर्स में है तभी हम, जैसे अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जिसके फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों हो, जैसे अगर हम बात करें, सिंपली ले लेते हैं, 20 ले लिया हमने, ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूँ 20n, तो अब 20 के जब मैं फैक्टर्स देखूंगी, 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है, 5 भी इसका फैक्टर है, सो यहाँ पे हमें दिखा 2 और 5 दोनों इसका फैक्टर है, तो इसमें n की वैल्यू कुछ भी डाल के ये लास्ट में आपको 0 दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो आपके पास है 2 इंटू 2 एंड आपने रेज टू द पावर 2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, साथ में एक और बार 2 इंटू 2। अगर मैंने इसको कर दिया 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब भी 2 ही रहेगा। भाई ये 5 तो कहीं से भी नहीं आ सकता ना, चाहे आप n की पावर कुछ भी रख लो, आपके पास जो प्राइम नंबर्स रहेंगे, जो फैक्टर्स है, वो तो 2 ही रहेगा। सो दैट मीन्स कि n की कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है जहां पे जो आंसर आए वो डिजिट हमारी लास्ट डिजिट 0 हो। इसी में एक पूछ लेते हैं कि अगर हमारे पास है लेट्स सपोज 6n, अब n की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसको हम पुट करें और लास्ट में 0 आ जाए, तो क्या चेक करेंगे हम, 6 के फैक्टर्स। 6 की क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3। अब 2 और 3 हमें क्या चाहिए होता है, 2 एंड 5 दोनों चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे तो नहीं है, इसकी रेज टू द पावर n में लिखते रहो कुछ भी, 2 इंटू 3, 2 लिख के देख लो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, रेज टू द पावर 3 कर दो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या होगा, 2 और 3 ही बार बार रिपीट होंगे ना, 5 तो नहीं आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे भी n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिससे आपने आंसर लिखा और लास्ट डिजिट 0 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे देखो, एक ये को बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू, इसको भी लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अरे भाई इंटू 1 प्लस 5, थोड़ा सा इसको उधर ले जाते हैं, इज अ कॉम्पोजिट नंबर या आर कॉम्पोजिट नंबर। हमें प्रूव करना है कि ये पूरा एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे, हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि यार ये जो नंबर है ना, इसमें 2 प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये तो सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, अब इधर भी 13 है, इधर भी 13 है। अब 13 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो इस पूरे में देखो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 तो बाहर चला गया 1 प्लस 13 बाहर चला गया 1।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 13, इधर करें अगर हम 11 इंटू 7 77 प्लस 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, ये प्लस हो रहा है। सो ये आ गया 13 इंटू में 77 प्लस 1 क्या हो गया 78। तो यहीं से इसको तो अभी आप फर्दर कर ही सकते हो, लेकिन यहीं से अगर मैं देखूं तो 13 इंटू में एक नंबर आ रहा है। सो कॉम्पोजिट नंबर हमें पता, अगर ये प्राइम होता नंबर तो क्या होता, इसका सिर्फ जो भी ये सॉल्व करके नंबर आता वो और 1 ही फैक्टर होते। यहाँ पे हम सामने सामने प्रूव कर रहे हैं कि इस नंबर के 2 फैक्टर, 13 भी एक फैक्टर है, 78 भी एक फैक्टर है, तो 2 फैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब 2 फैक्टर्स नंबर इटसेल्फ मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा अगर कोई फैक्टर मिल रहा है तो मतलब वो क्या हो गया, वो एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अगर एक प्राइम नंबर होता तो एक तो फैक्टर 1 है ही और साथ में इन दोनों में से एक ही फैक्टर आता ना भाई। यहाँ पे हमें सामने सामने इवन 78 को तो हम फर्दर भी अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूँ 78 को 2 से करोगे सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे हम 3 से, ये आ जाएगा 39, ठीक है। उसके बाद 13 से हो जाएगा, 3 से करोगे तो भैया इसको मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है 13 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है बेटा। चलो अब आगे सेम चीज यहाँ पे करके देख लो भाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, ये सारे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये, यहाँ से यहाँ तक तो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ में +5 है, 5 इधर भी है इधर भी है, फिर से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4, क्योंकि 5 तो बाहर चला गया तो इंटू 1 है, एक ही बात है, इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, बाकी 1 है और साथ में क्या बचा +5। चलो तो देखते हैं, ये आ गया हमारे पास 5 +1, क्योंकि 5 बाहर चला गया ना। सो ये 5 एज इट इज आ गया। यहाँ पे देखो क्या होगा हमारे साथ, ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 6 इज, यहाँ पे लिख दूँ ईजी रहेगा। सो 7 इंटू 6 इज 42, इंटू में 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। सो मल्टीप्लाई कर लो, 42 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो ये आ गया 8, देन 6 10 आ गया, देन 8 9 10। सो ये आ गया 1008 प्लस 1, देयरफॉर 5 इंटू 1009। अब यहाँ पे हमें मिल गया, अगेन 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको सामने सामने। तो इस पूरे नंबर के 1 के अलावा 2 फैक्टर्स और है। अब 1 के अलावा किसी के अगर 2 फैक्टर्स है, एक तो चलो मान लो नंबर इटसेल्फ ही है, लेकिन तब भी, वैसे तो नंबर इटसेल्फ भी नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट चलो मान लिया तब भी अगर 2 फैक्टर्स और निकल के तुम्हारे पास आ रहे हैं तो वो क्या होगा, वो एक कॉम्पोजिट नंबर होगा। सो यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चन जैसे ये हो गया या जो मैंने इससे पहले वाला कराया था, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा एलसीएम और एचसीएफ की। अब एलसीएम एचसीएफ अगेन आप लोगों ने सुन रखा है। देखो चैप्टर नंबर 1 में ना काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो पहले से आप कर चुके हो, लेकिन दिस इज द राइट टाइम जब अपने पुराने टॉपिक्स को अच्छे से ब्रशन अप कर सकते हो। एंड मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप भी हर टॉपिक को ऐसे ही समझना ताकि आपकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड वहां पे एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है फैक्टर और मल्टीपल, ये मैंने आपको अभी समझाया। जैसे हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक 6 and 20। चलो ये 2 नंबर्स ले लिए हमने। अब अगर मैं 6 के मल्टीपल्स लिखूंगी, मल्टीपल्स देख रहे हैं ना पहले, तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, देन 48। बेसिकली क्या कर रही हूँ मैं, 6 का टेबल ही लिख रही हूँ। सो 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, देन 6 को 11 से करेंगे 66 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से चलते रहेंगे क्योंकि हमें पता है एक नंबर के बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं 20 देखूँ तो 20 के मल्टीपल्स क्या होंगे भाई, 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 करेंगे 40 आ जाएगा, देन 20 इंटू 3 60, देन 80, देन 100, देन 120, देन 140 एंड सो ऑन। तो इसके मल्टीपल्स भी चलते रहेंगे। अब लीस्ट बोला है, लीस्ट मतलब
सबसे छोटा यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास 60 इधर भी है इधर भी है। अब इससे बड़ा नंबर हो सकता है कोई कॉमन आ जाए, लेकिन सबसे छोटा कॉमन नंबर क्या है 60। तो इसका एलसीएम मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम हो गया 6 और 20 का 60 एलसीएम हो गया। सिंपल था ये। इसी तरीके से चलते हैं एचसीएफ की बात करते हैं। सो आप एचसीएफ में फैक्टर आता है, तो अगर मैं 6 के फैक्टर्स लिखूं तो 6 अपने टेबल में तो आता है, 1 के टेबल में भी आता है, साथ में 2 के टेबल में और 3 के टेबल में। सो 6 के फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6। इसी तरीके से अगर मैं 20 के फैक्टर्स लिखूं तो 20 के क्या फैक्टर्स होते हैं बच्चे, 1 के टेबल में आएगा, देन 2 के टेबल में, देन 4 के टेबल में, देन 5 के टेबल में, देन 10 के टेबल में और अपने टेबल में तो आ ही गए। तो कितने फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स हो गए इसके। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 2 इधर भी है 1 तो कॉमन होता ही है सब में। हमसे क्या पूछा है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट कौन सा है इन दोनों में से, 2 ही है भाई। सो देयरफॉर एचसीएफ हो गया हमारा 6 और 20 का 2। ठीक है, लेकिन अगर नंबर्स थोड़े से बड़े हो गए या 3 नंबर्स का बोल दिया तो क्या आप हर नंबर में मल्टीपल्स लिखते रहोगे, हर किसी में फैक्टर्स लिखते रहोगे? नहीं, हम करते हैं इसको किसी मेथड से। ये तो आपको समझाने के लिए था कि आपको समझ में आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जो क्वेश्चंस आएंगे जो हमें निकालने होंगे जहां पे, वहां पे हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैंने बताया ही था आपको क्या करते हैं। सो क्या नंबर्स है हमारे पास 6 और 20, इनको अलग अलग से प्राइम फैक्टराइज कर लो। सो 6 को करेंगे ये आ जाएगा 2 से करो, यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 1। 20 को करें अगर तो 2 से स्टार्ट करेंगे ये आ जाएगा 10, फिर से 2 से करेंगे ये आ जाएगा 5, अब 5 से ही करना पड़ेगा, सो ये आ गया 1। अब अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो कैसे लिखूंगी मैं, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया मेरे पास 2 × 3 और जब मैंने 20 को प्राइम फैक्टराइज किया तो मेरे पास आया 2 × 2 × में 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 6 में 6 को हमने लिखा 2, कितनी बार 2 है, एक बार। 3 है कितनी बार, एक बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है। इनटू में 5 कितनी बार है, एक बार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिर्फ मैंने नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज किया है। अब एक एक करके निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ। सो अगर निकालना है एलसीएम, सो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, जितने नंबर्स दिख रहे हैं सब लिख लो। जैसे 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 3 दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद 2 तो मैं लिख चुकी, 5 दिख रहा है, तो यही 3 नंबर्स दिखे मैंने, लिख दिए। अब आपको हाईएस्ट पावर लिखनी है। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 एक पावर है, यहाँ पे 2 की 2 पावर है, तो बड़ा 2 की पावर 2 है, वो लिख दिया। 3 की एक ही पावर है, 5 की एक ही पावर है। सो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 2 × 2 × 3 × 5। सो 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 60। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 60। आई नो ये पावर वाले में ना बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अभी इसका एक बढ़िया सा मेथड मैं और बताऊंगी जिसमें पावर्स वाला पंगा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले एचसीएफ का एक ही मेथड है। एचसीएफ में क्या करना होता है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके सामने, आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन, मतलब क्या क्या कॉमन है इसमें। 2 कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 3 इधर है, यहाँ नहीं है। मान लो अगर 3 यहाँ भी होता तो हम कहते यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम लिखते 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 2 = 6, ये आ जाता है एचसीएफ। लेकिन वेक अप टू रियलिटी, क्योंकि यहाँ पे 3 तो नहीं है भाई, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो कोई बात नहीं, हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। सिंपल, एचसीएफ तो बहुत ईजी होता है ना। अब एलसीएम का जरा एक मेथड बता दो, अगर ये पावर वाले में आपको कंफ्यूजन है तो देखो। एलसीएम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें 6 और 20 का निकालना है, तो इनको अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करने की जगह हम साथ में ही करेंगे। यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 20, 2 से किया 3 आ गया, फिर इसको करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे। अब देखो जब मैं इसको 2 से करूंगी तो 3 तो नहीं होगी, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 को एज इट इज लिख लेंगे। 10 आता है 5 पे, फिर 3 से करो ये आ गया 1, 5 एज इट इज, फिर 5 से करेंगे ये आ गया 1, 1। अब यहाँ पे जो आए हैं बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 5। सो देखो 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 =
60। तो ये आ गया हमारे पास एलसीएम का, ये मेथड भी कर सकते हो। हाँ, जहाँ पे वो पी क्यू ए बी वाले क्वेश्चन है तो वहाँ पे तुम्हें पावर वाला यूज करना पड़ेगा, बट एलसीएम निकालने का ये भी एक मेथड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपना एक, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स 12, 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है हमें। नंबर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले है 12, सो 2 से किया ये आ गया 6, 2 से किया 3, 3, 1। उसके बाद हमारे पास है 15, सो 3 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 21, सो 3 से किया 7 आ गया, 7 से किया 1 आ गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लो। 12 हमारा क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। और उसके बाद अगर मुझे ऐसा एलसीएम अगर ऐसे ही निकालना है तो उसके लिए भी लिख लेती हूँ मैं आगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ क्या आया मेरे पास, 2 2 बार और 3 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो 15 को हमने किया तो क्या आया, 3 इंटू 5, मतलब 3 भी 1 बार, 5 भी 1 बार। उसके बाद किया हमने 21, 3 इंटू 7, 3 भी 1 बार, 7 भी 1 बार, यही हुआ। अब जरा निकालें एलसीएम। सो एलसीएम हमारा क्या हो गया भाई, एलसीएम हो जाएगा, क्या क्या नंबर्स दिख रहे हैं, 2 नंबर दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर दिख रहा है और 7 नंबर दिख रहा है। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या क्या है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इंटू में 5 इंटू 3 15, इंटू में 7। सो देखो क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा, ये 15 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 60, और 60 को फर्दर 7 से करोगे तो 7 इंटू 6 42 आता है, तो ये आ जाएगा हमारा 420। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 420। एचसीएफ अगर हम देखें तो देखो जरा, एचसीएफ में कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 देखे तो 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। सो एचसीएफ आ गया हमारा 3। सिंपल था, इजी था। हाँ, अगर एलसीएम को आपको लगता है कि यार उसी मेथड से करना है जो अभी आपने बताया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस तरीके से तीनों नंबर्स एक साथ लिख लो। 12 नंबर है, 15 नंबर है और 21 नंबर है। 2 से स्टार्ट किया, ये आ जाएगा 6, देन ये आ जाएगा 15 एज इट इज, 21 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में तो आते नहीं है। फिर अगर फिर से 2 से कर दे तो ये आ जाएगा 3, ये आ गया हमारे पास 15 और ये आ गया 21। आप जरा तीनों को 3 से कर दें तो ये आ गया 1, ये आ गया 5 और ये आ गया 7। आप 5 से करेंगे तो ये आ गया 1 1 और 7। अब 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। सो ये आ गया हमारे पास 420। सेम वही आ गया जो यहाँ पे आया था। ठीक है, दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो आगे, लेकिन जहाँ पे वो वाला मेथड नहीं लगेगा आपका और पावर्स वाला यूज होगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। सो इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, मतलब p इक्वल्स टू दे दिया a इंटू बी स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू, q क्या बोला है, a क्यूब इंटू में b। ठीक है भाई, ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो भी यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, दिख लो, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है। ठीक है भाई, ए की ज़्यादा बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ लगा दो 3। बी की बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ पे 2 है। सो हमारा आंसर आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं ताकि बच्चे ये देख के कंफ्यूज हो जाए कि यार यहाँ तो कोई नंबर्स ही नहीं लिखा, कैसे एलसीएम निकालेंगे। सो इस तरीके से आप एलसीएम निकालो। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं फिर आगे। आगे देखो जरा हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एक मल्टीपल की बातें करता है, एक फैक्टर्स की बातें करता है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में ना ये रिलेशनशिप है कि मान लो नंबर्स है हमारे पास ए और बी, तो यहाँ पे एलसीएम ए बी का मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ ए बी का, तो ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ये कैसी बात करी है इन्होंने, इसका कहने का मतलब है कि अगर आप a इंटू बी करोगे तो वो इक्वल आएगा इसके एलसीएम और एचसीएफ के। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में चेक करें, अभी हमने करा तो है, जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, एक बार अगर हम उधर जाएं, वो ज़रा छोटा सा नंबर था हमारा, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, आओ ज़रा यहाँ पे पहले क्लियरली लिख लेते हैं। नंबर्स हमने लिए थे 6
और 20, ठीक है। इसका LCM कितना आया था, LCM आया था 60 और इसका HCF कितना आया था, इसका HCF आया था 2। तो यहाँ पे वो उन्होंने क्या बोला कि आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर LCM इंटू HCF करोगे, करो जरा LCM इंटू HCF, 60 इंटू 2 क्या आ गया, ये तो 120 आ गया। और ये किसके इक्वल बोला उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जरा इन नंबर्स का प्रोडक्ट करो, 6 इंटू 20 करो, 6 टू 12, ओ देखा आपने, मतलब अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, आपने उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकाला, किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट के, ठीक है। यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, रिलेशनशिप तो समझ में आ गया होगा क्या होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके बेस क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारा कि LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, जिन दो नंबर्स का यहाँ पे LCM निकाला है, उन्हीं दो नंबर्स का HCF, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। आओ जरा कोई क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, सो क्या दे रखा है हमें, इन दोनों नंबर्स का HCF दे रखा है 9, फाइंड LCM। अब आप इस क्वेश्चन में सोचो यार LCM निकालना है, चलो ठीक है प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, या मैम ने जैसे सिखाया साथ में रख के कर लेते हैं, LCM निकाल लेते हैं, क्यों करनी इतनी मेहनत। अभी अगर उसमें क्वेश्चन में HCF दे रखा है, पढ़ के आए हैं ना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, LCM इंटू में HCF इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, मतलब 306 इंटू में 657। अब ये भी इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो LCM आपको निकालना है, HCF कितना दे रखा है 9, अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन में 9 कर दो। अब देखो 3 से इसको डिवाइड करके देखिए तो ये आ गया हमारे पास 3, यहाँ पे आएगा 102, अभी फर्दर 3 इससे हो जाएगा, सो ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 3 3 9, 12 आता है 4 पे, सो हमारे पास आ गया 34 इंटू 657, मल्टीप्लाई कर लो। सो 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, 7 इंटू 4 इज 28, देन 5 4 20 प्लस 2 22 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 24, 25 26, एंड ये आ गया हमारे पास 7 3 21, देन 5 3 15 16 17, देन उसके बाद 6 3 18 19, अब ज़रा इनको प्लस कर लो, 8 2 3, देन 6 6 12 13, एंड देन 9 10 11 12 एंड 2, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 2 3 3 8, ये आ गया LCM। सो हमने अपना जो रिलेशनशिप पढ़ा था, जो हमारे पास फॉर्मूला था, उसको यूज करके LCM निकाल दिया, नहीं तो अभी पूरा ही प्राइम फैक्टराइज करते और जाके LCM निकालते ही ज्यादा अच्छा है ना, 2 स्टेप में हमारा LCM आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चे हमारे पास इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर से एक बार एक्स वाई वाला AB वाले क्वेश्चन में साथ साथ लेके चल रही हूँ, ताकि अगर एकदम से ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B आर रिटन एज, A दे रखा है हमें क्या, x रेज टू द पावर 3 इंटू में y रेज टू द पावर 2, और B हमें दे रखा है x इंटू में y रेज टू द पावर 3, वेयर x y आर प्राइम नंबर्स, x y हमारे प्राइम नंबर्स हैं। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स बाय द LCM इज, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, ध्यान से इसको समझना। नाउ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट का मतलब ऐसे लिखती हूं मैं, A इंटू बी को डिवाइड करना है किसके साथ, बाय द LCM। सो इसके LCM के साथ अगर डिवाइड करना है, यहाँ पे HCF कुछ नहीं दिया तो कोई वो रिलेशनशिप वाला नहीं है, अगर मतलब रिलेशनशिप वाला भी आएगा, बट अभी के लिए इन्होंने क्या बोला निकालने को, ये निकालने को बोला है इन्होंने A इंटू बी अपॉन में LCM। आप जरा एक बार रिलेशनशिप पे जाओ, वैसे मैं आपको ऐसे भी करके दिखाऊंगी कि अगर आपके दिमाग में ना आया तो क्या होगा। सो A इंटू बी अपॉन LCM, हमने क्या पढ़ा था कि LCM इंटू में HCF होता है नंबर के प्रोडक्ट का। अगर यहाँ पे मुझे HCF निकालना है तो ये क्या होगा, A इंटू बी अपॉन में LCM ही तो होगा। सो बेसिकली क्या बोला है उन्होंने, HCF निकालने को ही बोला है। तो अगर तो आपने ये क्रैक कर लिया तो आप डायरेक्ट A और B है आपके पास, इनका HCF निकाल देना। क्या HCF होगा, बहुत आसान है भाई। देखो A हमारे पास क्या है, X
3 बार है इसके पास और 2 बार y है, और b क्या है, x 1 बार y 3 बार है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से HCF निकालूं तो x कॉमन है, ठीक है भाई, तो HCF हो गया। सो x कॉमन है, इसके अलावा यहाँ पे तो और x है पर नीचे नहीं है, यहाँ पे y है, इधर भी y है, मतलब y भी कॉमन है, यहाँ पे अभी एक और y है, नीचे भी एक और y है, मतलब एक और y कॉमन है। तो क्या बन गया ये, x y स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया x y स्क्वायर। यही क्वेश्चन में पूछा था, ये किसके इक्वल है, HCF के इक्वल है, और HCF हमने निकाल दिया क्या, x y स्क्वायर। लेकिन बाई चांस मान लो तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं आई, आपको ये चीज समझ, यहाँ तक तो पहुंच गए लेकिन ये समझ नहीं आया कि HCF निकालने को बोले, तो भी टेंशन मत लेना, थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपके लिए, लेकिन टेंशन नहीं लेना क्योंकि हो सकता है। कैसे, देखो अब आपके दिमाग में आया HCF तो दूर दूर तक नहीं आया, A इंटू बी बोला, अच्छा मैं ये सब रब कर लूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको ये दिखता रहेगा आंसर जो निकाला है हमने। अब हमारे दिमाग में क्या आया, हमें क्या निकालना है, A इंटू बी अपॉन में LCM। तो आपने सोचा पहले मैं LCM ही निकाल लेती हूँ। LCM में क्या होगा, x हो लिख लो, दिख रहा है, y दिख रहा है। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 3 लगा देंगे, बड़ी पावर लिखते हैं। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो बड़ी वाली पावर 3 लगा देंगे। तो आपको लगा चल यार मेरे पास LCM भी आ गया। अब a इंटू बी करना है, मतलब x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू में x इंटू में y क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, LCM x क्यूब इंटू वाई क्यूब से y क्यूब गया, x क्यूब से x क्यूब गया, तो क्या बचा यहाँ पे, एक तो y स्क्वायर बचा और x बचा, तो क्या आ गया, x y स्क्वायर। तो आंसर वही आया, x y स्क्वायर। लेकिन बस यहाँ पे ट्रिक क्या थी कि आपको पता चल जाए कि भैया जो उन्होंने निकालने को बोला है वो HCF के इक्वल होता है, तो HCF फटाफट निकाल दोगे आप, यहाँ पे ये इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की। सो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये सबसे ज़्यादा तुम्हें तंग करने वाली है, क्योंकि अभी तक आपको LCM निकालने में आप एक्सपर्ट हो गए, HCF निकालने में आप एक्सपर्ट हो गए, बट वर्ड प्रॉब्लम्स क्या करती है ना, आपके दिमाग के साथ खेलती है। आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में मैं इन नंबर्स का LCM निकालूं कि HCF निकालूं, तो यहाँ आके बच्चे अटक जाते हैं। और कभी कभी जिस क्वेश्चन में LCM निकालना होता है वहाँ HCF निकाल आते हैं, जहाँ HCF निकालना होता है वहाँ LCM निकाल आते हैं, तो वहाँ पे हो जाती है गड़बड़। तो अब देखो, आपको ना हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है। अभी मैंने जब मल्टीपल्स और फैक्टर्स बताए थे तो बहुत क्लियरली आपको एक बात बताई थी कि मल्टीपल्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 2 के मल्टीपल्स की, तो 2 के नहीं, चलो बड़ा नंबर लेते हैं, 12 के मल्टीपल्स की, तो क्या होगा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 36, 40, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो ये मल्टीपल्स होंगे। यही अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और अपने टेबल में तो आता है, तो ये फैक्टर्स है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली हमें दिख रही है कि मल्टीपल्स हमेशा बड़े नंबर्स आते हैं। देखो 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन, बड़े नंबर्स आ रहे हैं। फैक्टर्स में आप देखोगे हमेशा मेरे पास छोटे नंबर्स आ रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जब आप एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे तो वहां पे आप ये सोचोगे कि यार जो नंबर्स मुझे दे रखे हैं आंसर में, क्या मुझे इसका एक बड़ा नंबर चाहिए। अगर तो मुझे कोई बड़ा नंबर चाहिए तो HCF काम करें, छोटा नंबर देगा तो मैं निकालूंगा LCM। और अगर मुझे आंसर में एक छोटा नंबर चाहिए होगा, अभी कैसे पता चलेगा बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, वो हम पढ़ के देखेंगे क्वेश्चंस। अगर तो चाहिए छोटा नंबर, सो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। ये अगर तुमने बेटा ये चीज अगर तुमने अच्छे से, ये चीज बढ़िया तरीके से अगर तुमने अपनी ध्यान रख ली, तो कभी भी तुम LCM HCF वाली वर्ड प्रॉब्लम्स गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे गारंटी है, मुझे पता है बच्चे मेरे जो हैं वो LCM भी निकाल देंगे, HCF भी निकाल देंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने गलत ये कर दिया कि LCM की जगह HCF निकाल दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो एक तो ये है सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है ये है। कभी कभी जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको मैं ऐसे भी बता देती हूँ कि देखो बेटा इन वर्ड्स पे ध्यान देना। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में मिनिमम लिखा है, लीस्ट लिखा है, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, टुगेदर, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं तो LCM निकालते हैं। अगर वर्ड्स हैं हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, सो इस केस में आप HCF निकालते हो। लेकिन सिंस आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोग हो भाई 10th के बच्चे,
तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिखेंगे जहां वर्ड तो होगा मिनिमम, लेकिन हम निकालेंगे HCF। वो इसलिए क्योंकि वो वर्ड प्ले करते हैं, लिख रहे हैं मिनिमम, बट एक्चुअल में जो कैलकुलेशन करनी है वो मैक्सिमम की करनी है। तो बनता वही है कि भैया मैक्सिमम चीज की वजह से करें, अभी उस टाइप का क्वेश्चन भी करेंगे। इसलिए आपको ये नहीं रखना, आपको जो कभी गलत नहीं होगा वो ये चीज याद रख लो कि आंसर मुझे बड़ा चाहिए तो LCM, आंसर छोटा चाहिए तो HCF। ठीक है, आओ जरा फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखो, 3 alarm clock ring their alarms at regular intervals of 20 minutes, 25 minutes and 30 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? मतलब एक साथ दोबारा से कब बीप करेंगे वो देखो जरा। यहाँ पे 3 अलार्म क्लॉक की बात हुई है, 1 2 3, ठीक है। अब पहली जो है वो हर 20 है ना, पहला हर 20 मिनट्स के बाद अलार्म बजाती है, दूसरी जो है हर 25 मिनट के बाद, और तीसरी जो है हर 30 मिनट्स के बाद। तो जैसे यहाँ पे पहली बार में दोनों 12 बजे, तीनों अलार्म्स एक साथ बजे, ये भी 12 बजे, ये भी 12 बजे, मान लो 3 अलग अलग फोन है अलग अलग जनों के, ठीक है। अब ये 20 मिनट बाद मतलब 12:20 पे होगा, ठीक है। ये देखें तो ये 12:25 पे बजेगा अगला, और ये 12:30 बजे, ठीक है। अब ये इसके 20 मिनट बाद मतलब 12:40 पे, ये वाला इसके कितने 25 मिनट बाद मतलब 12:50 पे, ये वाला इसके आधे घंटे में मतलब 12:30 के बाद 1 बजे बजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस इंटरवल में ऐसे ऐसे करके अलग अलग टाइम पे बज रहे। अब आपने देखा अगला अलार्म इसने 12:20 पे बजा दिए, इसने 12:25, इसने 12:30, इसने 12:40, इसने 12:50, इसने 1। तो अब ऐसा टाइम कब आएगा कि तीनों एक साथ बजे, ठीक है। तो अब देखो जरा, अब हम वो लगाएंगे अपना कि आंसर हमें बड़ा चाहिए छोटा चाहिए। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, 20, 25, 30, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 20 है, 20 से छोटा अगर मान लो 15, क्या ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट बाद ये तीनों अलार्म एक साथ बजे? जब पहला अलार्म ही 20 मिनट बाद बज रहा है तो ज्यादा बड़ा मिनट्स आएंगे, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं छोटा नंबर इमेजिन कर रही हूँ कि आंसर मेरा 5 आएगा, चलो जैसे हम अगर HCF निकाल ले, छोटा नंबर आएगा, मान लो 5 आएगा, तो क्या 5 मिनट बाद ये तीनों एक साथ बज सकते हैं? नहीं, अभी ये कहाँ बजे हैं, अभी तो ये इधर बजे हैं 12 बजे, तो 5 मिनट बाद क्या तीनों बज सकते हैं? नहीं, हमें एक बड़ा नंबर चाहिए होगा। और अगर हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि मुझे एक बड़ा नंबर चाहिए आंसर में, तो बड़े नंबर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें LCM निकालना पड़ेगा। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF निकालना है। पता चल गया LCM निकालना है, चलो जरा अपने उस मेथड से ही निकालते हैं। लिख लिए एक साथ 20, 25, 30, ठीक है। 2 से किया ये आ गया 10, 25 एज इट इज, ये आ गया 30। फिर 2 से किया ये आ गया हमारे पास 5, 25 एज इट इज, और 30 की जगह क्या आएगा 15 आ गया। अब यहाँ पे हम 5 से कर सकते हैं, तो अगर मैं 5 से करूँगी ये आ गया 1, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। अब 3 से कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1, 5 एज इट इज 1। देखो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, 3 पहले कर लो, 5 पहले कर लो, इट्स अप टू यू। तो ये 5 से किया 1, 1, 1, सो लास्ट में 1, 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लो, LCM आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 2 2 ज़ा 4, 4 × 5 20, ऐसे लिख लेते हैं। चलो ये हो गया 20, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 × 3 करेंगे या ऐसे करते हैं 5 3 ज़ा 15, तो इन 2 में 15 है। नाउ 15 × 2 इज 30 और साथ में 0, तो हमारे पास क्या आया 300, सब मिनट्स में था ना। तो 300 मिनट्स के बाद जो है वो ये तीनों अलार्म एक साथ बजेंगे। नाउ व्हेन आई से 300 मिनट्स, तो कितना मतलब हुआ भाई उसका, 300 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें 12 बजे बजे हैं ये पता है, उससे कितने घंटे बाद 300 मिनट कितने घंटे होते हैं भाई। सो नाउ वी नो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में 1/60 आवर्स होगा। 300 मिनट में कितना होगा 300/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको करेंगे आ गया 5, सो देयरफॉर 5 आवर्स। तो 300 मिनट्स हमारा होता है 5 आवर्स। मतलब अगर वो दोपहर को 12 बजे तीनों एक साथ बजे, तो अब इसके बाद 5 घंटे बाद 5 आवर्स प्लस कर दो, तो 12 से 1 2 3 4 5, तो भैया शाम के 5 बजे अब वो अलार्म एक साथ बजेगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो एट
5 PM हमारा जो तीनों का जो अलार्म है वो अब एक साथ रिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये मेन कंसेप्ट जो समझने वाला था वो ये था कि हमें आंसर बड़ा चाहिए, इसलिए हमने LCM निकाला है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अ डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ ऑफ 8.25 meter, breadth of 6.75 and height of 4.50 meter. What is the length of the longest unmarked ruler that can exactly measure the 3 dimensions of the hall? Show your steps and give valid reasons. So अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक आपके पास डाइनिंग हॉल है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक डाइनिंग हॉल है, ठीक है। अब इस डाइनिंग हॉल की हमें क्या क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। लेंथ कितनी है बच्चे, 8.25, ठीक है। ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ कितनी गिवन है, लेंथ इतनी है, उसके बाद ब्रेथ है 6.75, हाइट है, ब्रेथ है, अरे क्या हो रहा है, हॉल लेंथ ऑफ 8.25 एंड ब्रेथ ऑफ 6.75, ठीक है। तो 6.75 ये हो गई हमारी ब्रेथ, एंड हाइट हमें कितनी गिवन है, 4.50, ठीक है, ये हमारी हाइट होगी। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें बताना है ऐसा कौन सा स्केल पॉसिबल होगा, कितनी लेंथ का स्केल बेसिकली पॉसिबल होगा जो इन तीनों को मेजर कर सके। आप देखो, सिंपल से एक चीज़ इमेजिन करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे ये रूम मेजर करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो मेरी सामने वाली वॉल है उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब भूल जाओ, भी मेरा एग्जाम्पल समझो कि सामने जो है वो 10 मीटर्स है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक रूलर हो, लेट्स सपोज 15 मीटर का रूलर दे दिया किसी ने मुझे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो 15 मीटर का रूलर मैं अंदर लाके इसको फिट कर सकूंगी? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना भाई, नहीं, अपने को नहीं जमेगा। अगर किसी ने 10 मीटर का रूलर दे दिया तब तो बेस्ट है, जैसे ही मैं लगाऊंगी 10 पूरा होगा, मैं कहूँगी हाँ भाई ये रूलर फिट आ रहा है, मतलब 10 मीटर है जगह, ठीक है, ये नापनी है ना मुझे। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पूरा एग्जैक्ट हो जाए, बट उसमें ये 10 है, ये मान लो 8 है, ये वाली वॉल अगर 8 है तो भाई उस 10 वाले से 8 वाला नहीं नाप पाऊंगी मैं। तो अगर मुझे कोई छोटा रूलर दे दे, जैसे किसी ने मुझे 5 मीटर का रूलर दे दिया, ठीक है, तो भैया मैंने नापा, फिर जैसे यहाँ पे इस तरीके से मान लो ये मेरी वॉल है जो मुझे नापनी है, यहाँ मैंने नापा, इतना आया 5 मीटर, फिर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, फिर रूलर उठा के आगे रखा, फिर 5 मीटर और आया, मैंने कहा हाँ भैया 2 बार 5 5 10 मीटर हो गया, इस तरीके से हो गया ना। तो हमने क्या देखा कि रूलर क्या चाहिए, जो मेरी लेंथ थी उससे छोटे साइज का रूलर। यहाँ पे भी वही चीज है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, हमें रूलर जो चाहिए होगा वो इससे छोटे साइज का, छोटा होगा तो उसको 2 2 4 4 बार रख के आप कोई भी मेजरमेंट ले पाओगे। सो देयरफॉर आंसर कैसा चाहिए, हमें आंसर चाहिए छोटा, और जब भी हमें छोटा आंसर चाहिए होता है तो हम क्या निकालते हैं, अगर छोटा आंसर चाहिए तो हम फाइंड करते हैं HCF। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है HCF, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब HCF किन नंबर्स का निकालना है, 8.25, 6.75, 4.50। अरे भाई किसी ने डेसिमल वाले, अरे 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 कहाँ चला गया आगे, डेसिमल वाले नंबर्स का, इसको रब कर देते हैं पहले, डेसिमल वाले नंबर्स का LCM HCF तो हमने निकालना नहीं सीखा, तो हम क्या करें, सिंपल, ये सब किस में है, ये सब है हमारे पास मीटर्स में। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो हमें पता है भाई 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दे अगर हम 100 से, तो ये सब किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल 2 डिजिट आगे, ये हो गया 450 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट आगे तो 675 सेंटीमीटर हो गया। देन यहाँ पे 2 डिजिट आगे जाएगा 825 सेंटीमीटर हो गया। सो अब ये 3 नंबर्स मुझे मिल गए, निकालना क्या है, HCF निकालना है। चलो फिर एक एक करके इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, 825, सो लास्ट में 5 दिख रहा है, डायरेक्ट 5 से करते हैं। सो 5 से करेंगे, आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 8, बचा हमारे पास 32, 32 से छोटा 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, 25 5 से, फिर से 5 से किया, 5 3 जा 15, ये भी आ गया 15, तो 3 से कर दिया। यहाँ पे अब इसको हम 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे 11 आ जाएगा, 11 से करेंगे 1 आ जाएगा, पहला हो गया। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या है हमारे पास 675
5, फिर से 5 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सो 5 1 जा 5, 17 करेंगे, 5 3 जा 15, 6 17, 25 बचेगा, 5 से होगा। फिर से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 35, 7 पे 3 से कर दो, ये आ जाएगा 9, फिर से 3 से किया, 3 3 1। ठीक है, लास्ट हमारे पास नंबर क्या है, लास्ट देखो क्या है, 450। अब 450 को करेंगे, सो 2 से करेंगे, सो ये हो जाएगा 2, अच्छा हाँ क्योंकि यहाँ 2 से हो सकता है ना, लास्ट में 0 है। डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 2 2 जा 4, देन अगेन 2 2 जा 4, 10 आ गया 5 से। अब जरा 5 से अगर मैं करूँ, सो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 जा, देन 5 से किया, ये आ जाएगा 9, 3 से करेंगे, ये आ गया 3 3 1। ठीक है, अब जरा तीनों को लिख लेते हैं फटाक से। सो हमारे पास सबसे पहले था 825, ये आया इक्वल्स टू 5 5 3 11, तो 5 5 3 11। नेक्स्ट नंबर क्या था, 675, 675 देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 450, सो 450 में मिला 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे अब हमें निकालना है HCF। तो बच्चे HCF देखो जरा, यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी एक और बार 5 है, 5 लिख दिया। देन यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो 3 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ 11 है, वो तो किसी में नहीं, और बाकी कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब में कॉमन हो। तो क्या बचा हमारे पास, 5 5 जा 25, इंटू में 3 कर दो, क्या आ जाएगा ये, 5 3 जा 15, देन 3 2 जा 6 7, सो ये आ गया 75 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर का स्केल चाहिए होगा हमें, 75 सेंटीमीटर का अगर रूलर दे देंगे तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर देगा इन तीनों की। तो कितना आ गया आंसर, 75 सेंटीमीटर। और अगर बाई चांस मीटर में करना हो तो 0.75 मीटर। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राकेश इज प्रिपेयरिंग, ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बट एग्जाम्स में जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो मैं ऑलरेडी सारे करा चुकी हूँ, चैनल पे है। अभी इस वीडियो के एंड में तुम्हें बता दूंगी कैसे तुम्हें वीडियोस ढूंढनी है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कंटेंट डला हुआ है उनको वीडियोस मिलती नहीं है, तो आई मेक श्योर कि तुम्हें मैं बता दूं कैसे सर्च करना है। बट दीज क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन बच्चे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ऑलरेडी पहले से ही वो PYQs एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ कि जब आप चैप्टर कर रहे हो तभी साथ साथ आपका होता रहे। जैसे मैं बोलती हूँ क्वेश्चन बैंक है मैथ्स का, साथ के साथ वो क्वेश्चंस करते हुए चलो। ठीक है, चलो वापस आ जाओ यहाँ पे। राकेश इज प्रिपेयरिंग डिनर प्लेट्स, ही हैज 12 पीसेज ऑफ चिकन एंड 16 रोटीज। तो भैया उसके पास 12 पीसेज हैं चिकन के एंड चपातीज कितनी है, रोटीज कितनी है, 16 रोटीज है। इफ ही वांट्स टू मेक ऑल द प्लेट्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बनाने का मतलब क्या है, जैसे एक प्लेट है, मान लो उसमें एक चिकन पीस है और चपाती 2 है, तो हर प्लेट में ऐसे ही हो, एक चिकन पीस 2 चपाती, एक चिकन पीस 2 चपाती, ये है आइडेंटिकल बनाने का मतलब। ठीक है, नाउ विदाउट एनी फूड लेफ्ट ओवर, और कोई खाना बचना भी नहीं चाहिए, तो उसको इस हिसाब से प्लेट्स बनानी है कि ये सारा खाना लग भी जाए और सारी प्लेट्स एक जैसी भी दिखे। What is the greatest number of plates राकेश कैन प्रिपेयर, कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स वो बना सकता है। अगेन 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 यहाँ पे वही देखो, छोटा बड़ा समझो। देखो जरा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये जो है हमारे पास 12 चिकन पीसेज हैं और 16 रोटीज हैं, क्या जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो 30 बन सकती हैं? भैया हर प्लेट में एक एक रोटी भी डालोगे तब भी 16 से ऊपर प्लेटें थोड़ी बन जाएंगी, समझ रहे हो। वैसे तो एक एक नहीं डालेगी क्योंकि यहाँ 12 पीसेज ही हैं, तो दैट मीन्स प्लेट्स कम बनेंगी। ठीक है, मान लो 5 प्लेट्स हैं, 5 प्लेट्स में उसने ऐसे किया, इतने चिकन पीसेज इतनी रोटी ऐसे डाल दिया, लेकिन क्या होगा, प्लेट्स हमेशा कम ही बनेंगी ना भाई। 16 से ज्यादा, 16 रोटियां हैं, 50 प्लेट बना दी, हर प्लेट में क्या डालेगा, रोटियां ही उसके पास 16 है, सो दैट मीन्स क्या बनेगी, छोटा नंबर आंसर चाहिए। जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो जो नंबर्स दे रखे हैं उससे कम होगा, कम होगा, या हम कह सकते हैं छोटा आंसर आएगा। जब भी छोटा आंसर चाहिए होता है क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं। सो HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो अब फाइंड करना है हमें HCF, तो आ जाओ जरा HCF फाइंड करें। देखो नंबर क्या है, 12 और 16। सो 12 को प्राइम फैक्टराइज किया, 2 से हुआ 6, 2 से किया 3, 3 से हुआ 1,
उसके बाद क्या है हमारे पास 16। सो 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, फिर से 2 से किया 1। अब लिख लो यहाँ पे 12 इक्वल्स टू है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 16 हमारा इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आओ ज़रा यहाँ पे मार्क कर लो, क्या कॉमन है, 2 इधर भी है, परफेक्ट। एक 2 यहाँ पे और है, इधर भी एक 2 और है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो HCF क्या आ गया हमारे पास, HCF आ गया 2 इंटू 2, सो ये आ गया 4। मतलब वो 4 प्लेट्स बना सकता है जिसमें वो बराबर बराबर डाले। मेरे हिसाब से 3 पीसेस वो ये चिकन के डाल देगा और 4 पीसेस इसके डाल देगा। सो ऐसी प्लेट्स बन जाएंगी, एक प्लेट, देन दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट और फिर चौथी प्लेट। देख लो सारी प्लेट सेम है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चिकन पीसेस डल गए, 4 4 4 4 16 वो डली। खैर ये पता नहीं मैं प्लेट्स बनाने क्यों लगी, ये आपको नहीं बनानी, प्लेट्स कुछ नहीं बनानी, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो ऐसी 4 प्लेट्स में इन चीज़ों को रख सकता है कि चारों प्लेट्स भी आइडेंटिकल दिखे। ठीक है, इसमें मत चले जाना मेरी तरह, यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि बस ये वाला मेन चीज़ कि तुम्हें समझ आ जाए कि HCF निकालना है कि LCM। ठीक है, अगर मैं LCM निकालती कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो क्या हम कहते कि इतनी सारी प्लेट्स बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, तो क्या करना है उसको, 66 एप्पल ट्रीज लगाने हैं, 88 बनाना ट्रीज, 88 लगाने हैं भाई बनाना ट्रीज, उसके अलावा एंड 110 मैंगो ट्रीज, 110 क्या लगाने हैं, मैंगो ट्रीज लगाने हैं। अब भाई क्या बोला है, इन इक्वल रोज में मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। सो अब जैसे अगर मान लो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कुछ नंबर ऑफ रोज है। सो अगर इस रो में 10 है तो इस रो में भी 10 ट्री होने चाहिए, इसमें भी 10 होने चाहिए, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, इस तरीके से पहली कंडीशन। दूसरा उसने बोला ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द ट्रीज, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। मतलब अगर इस रो में 10 एप्पल के हैं तो इसमें बीच में मैंगो और बनाना के नहीं घुस सकते, इसमें अगर 10 बनाना है तो वो 10 के 10 बनाना ही रहेंगे, एप्पल और वो नहीं हो सकते। ऐसे ही इसमें मैंगो लगा दिया, मतलब वो ऐसे नहीं कर सकता कि 2 एप्पल के लगा देता हूँ, 3 यहाँ पे बना मैंगो लगा देता हूँ, बाकी के बच्चे हुए बनाना लगा देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। एक रो में अगर एप्पल है तो सारे एप्पल ट्रीज ही होंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। एक तो इक्वल, ऊपर से एक में एक टाइप का ही होगा। हमें क्या बताना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड। अब हमें क्या चाहिए, कितनी नंबर ऑफ रोज वो बनानी पड़ेंगी उसको। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले देखो टोटल ट्रीज कितने लगाने हैं। सो वी हैव 8 9 10 12 14 बेसिकली आ गया 14। सो ये हो जाएगा 8 9 10 16 एंड 2। सो टोटल ट्रीज उसको लगाने हैं 264 टोटल ट्रीज लगाने हैं। अब भैया इसकी अगर 2 कंडीशंस को देखें तो ना तो उसने हमें ये बताया है कि एक रो में कितने ट्री लगेंगे, मतलब एक रो में आप 10 लगा सकते हो, 20 लगा सकते हो, 30 लगा सकते हो, ये भी नहीं बताया उसने। तो अब हम यहाँ पे कैसे निकालें, ना तो नंबर ऑफ रोज तो खैर हमें ही निकालना है। तो अगर मुझे कोई ये बता दे कि बेटा एक रो में मान लो किसी ने मुझे बता दिया 20 ट्रीज लग सकते हैं, अगर ये हमें ये पता चल जाए एक रो में 20 ट्रीज लग सकते हैं तो हम नंबर ऑफ रोज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, देखो टोटल ट्रीज कितने हैं 264, अगर मेरे को पता है एक रो में 20 लगेंगे, इसको डिवाइड कर लूंगी, नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे हमारे पास, है ना। तो मतलब अगर मैंने ये निकाल लिया, क्या निकाल लिया लिख के दिखाती हूं मैं यहाँ पे, हाउ मेनी ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन वन रो। अब ये भसड़ भी क्यों है, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी कि भैया एक रो में या तो सारे एप्पल के होंगे, या तो सारे मैंगो के होंगे, या तो सारे बनाना के होंगे, ये भसड़ भी डाल दी है। तो अगर मैं पहले ये चीज निकाल लूं दैट हाउ मेनी ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन वन रो, वहां से मैं नंबर ऑफ रोज निकाल सकती हूँ। ये बात क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। एक बार फिर से समझ लो, एक फॉरेस्टर है, उसको ये 3 अलग अलग तरह के ट्रीज लगाने हैं।
अब वो ट्रीज कैसे लगाने कि हर रो में बराबर ट्रीज होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर एक रो में एप्पल ट्रीज है तो सारे एप्पल के होंगे, एक में अगर बनाना है तो सारे बनाना के होंगे। तो हम सबसे पहले ये निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रोज के लिए हमें चाहिए कि एक रो में कितने प्लांट्स लग सकते हैं, मतलब एक रो में कितने एप्पल के लग सकते हैं, फिर एक और रो में कितने, मतलब इसमें कॉमन नंबर मुझे मिल जाए कि भैया आप हर रो में इतने इतने प्लांट्स लगा सकते हो। ठीक है, कॉमन पे पहुंच गए। अब जब मैं पहुंची वर्ड कॉमन पे, अब कॉमन वर्ड से दो चीजें, या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में से क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एलसीएम निकालना पड़ेगा कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक रो में कितने ट्रीज लग सकते हैं, क्या वो 66 से ज्यादा लग सकते हैं, नहीं। अगर सारे एप्पल वाले भी आप एक में लगा दो तो भी 66 ही है मैक्सिमम, उससे बढ़ के तो नहीं हो सकता। 110 से बढ़कर पॉसिबल ही नहीं है भाई, एप्पल वाले तो है ही हमारे पास। तो मतलब जो भी नंबर आएगा वो एक छोटा नंबर आना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए। फिर से एक बार समझो क्यों छोटा नंबर आना चाहिए। भाई हम निकाल रहे हैं एक रो में, जैसे मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 30 स्टूडेंट्स है। अब मैं कह रही हूँ इन 30 स्टूडेंट्स को मुझे अलग अलग रोज में बिठाना है, ठीक है, अलग अलग रोज में बिठाना है। क्या एक रो में मैं 35 स्टूडेंट्स बिठा सकती हूँ, नहीं भैया, बच्चे ही 30 है, 35 कहाँ से बिठा लोगे। तो मतलब इससे बड़ा नंबर नहीं चलेगा। हाँ, एक रो में 5 बच्चे बिठा लो, 6 बिठा लो, 10 बिठा लो, यही कर सकते हो। सो मतलब नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा। सो जब भी हमें छोटा नंबर चाहिए होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। सो यहां से क्लियर हो गया कि हमें क्वेश्चन में HCF निकालना है। तो चलो भाई नंबर्स देख लो क्या क्या है। वी हैव 66, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, देन वी हैव 88, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, एंड देन वी हैव 110, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। चलो 2 से करते हैं, ये आ गया 33, 3 से कर दो, ये आ गया 11, 11 प्राइम है, 11 से ही होगा, 1 आ गया। यहाँ पे करो 2 से करेंगे 44, फिर से 2 से करो 22, फिर से 2 से करो 11, अब 11 से ही कर सकते हैं, 1 आ गया। उसके बाद इसको करें 2 से तो ये हो जाएगा 5 एंड देन अगेन 5, 2 से तो होगा नहीं, 5 से कर देते हैं। सो ये हो गया 11, 11 से करोगे 1 आ गया। तो क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, 66 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 3 इंटू 11। उसके बाद हमारे पास 88 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। उसके बाद 110 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। उसके बाद 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 11 आ गया साथ में। 11 इंटू 2 22, तो हमारे पास HCF आ गया 22। मतलब इस हिसाब से दोनों कंडीशन मानते हुए कि तीनों जितनी भी हमारे पास रोज होंगी उसमें हर रो में 22 ट्रीज लगेंगे। पहली कंडीशन हो गई भाई इसकी फुलफिल कि 22 ट्रीज लगेंगे जितनी भी आपकी रोज है। ठीक है, और साथ में क्योंकि हमने इसका हाईएस्ट कॉमन वो निकाला है, सो भैया अगर 22 यहाँ पे एप्पल के हैं तो दूसरे में बनाना कर लेना, तीसरे में मैंगो कर लेना, इस तरीके से हो जाएगा। सो देयरफॉर हमें पता चल गया कि एक रो में 22 ट्रीज लग सकते हैं, एक रो में 22 ट्रीज लग सकते हैं। अब टोटल ट्रीज कितने हैं लेके आओ जरा, 264। सो टोटल ट्रीज है हमारे पास 264। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं आप लोगों के लिए, अगर मैंने बोला बच्चे एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 40 बच्चे हैं, और मैंने बोल दिया कि देखो बेटा आप क्लास के मॉनिटर हो, पूरी क्लास में जो 40 बच्चे हैं ना, हर रो में 10-10 बच्चे बिठा दो, एक रो में 10 बच्चे बिठा दो, तो मुझे यहां से बता दो नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी। देखो जरा, एक रो में 10 बैठे, दूसरे में 10 बैठे, एक और में 10, एक और में 10, 10, 20, 30, 40 हो गए बच्चे। तो कितनी रोज बनी, 1 2 3 4। कैसे निकलेगा, टोटल 40 बच्चे थे, डिवाइड कर दो 10 से, आ गया 4 रोज। यहाँ पे भी ये करेंगे, टोटल ट्रीज कितने हैं 264, एक रो में कितने हो सकते हैं 22, डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा, 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 1 1, ये आ गया हमारा 1,
ये आ गया 3, ये आ गया 2। आप 11 से इसको करके देखें, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बचा 22, 2 जा 22। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी आई हमारे पास, 12। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि डायरेक्ट उसने हमसे पूछा था नंबर ऑफ रोज, लेकिन ये नंबर ऑफ रोज कैसे निकाल पाए हम, जब हमें पता चला कि एक रो में कितने ट्रीज है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइंड करके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और यही वो टाइप के क्वेश्चन है जहां पे मैंने बोला था ना कि फंस जाओगे अगर तुम वो वर्ड्स याद करोगे। इधर वर्ड है मिनिमम, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हमने निकाला HCF, जबकि जब वर्ड मिनिमम आता है तो हम LCM निकालते हैं, लेकिन इस केस में क्यों HCF निकले, क्योंकि आपको वर्ड तो मिनिमम दिख गया, पर जब आप LCM और HCF निकाल रहे थे तो हम देख रहे थे कि एक रो में मैक्सिमम कितने ट्रीज आ सकते हैं, इसीलिए इस केस में HCF निकला। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो वर्ड्स देख रहे हैं, हमने क्या सिंपल रखना है, आंसर चेक करो, बड़ा चाहिए छोटा आंसर HCF, बड़ा आंसर LCM। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। ये है हमारा, अरे वाह ये ऊपर ही आ गया पूरा। सो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, ऑल्सो कुछ नया, क्योंकि अभी तक मैं बोल रही थी ना कि अभी तक जितनी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ नया होने वाला है। अब आप कहोगे भाई इर्रेशनल नंबर भी हमने पढ़े हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हैं। हमने क्या पढ़ा, इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, रूट वाले नंबर। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था रूट वाले नंबर और कंडीशन के रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर आके 3 बन जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। और कभी भी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर सेम नहीं हो सकता है ना। सो यहाँ पे हमने देखा इर्रेशनल नंबर में हमारे रूट वाले नंबर आते हैं और रूट के अंदर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इसके बाद वो जो ऐसा था 2.002002000200002 इस तरीके से चलने वाले ये भी होते हैं, पाई इर्रेशनल होते हैं, इस टाइप के होते हैं। बट अभी हमें इस पे नहीं जाना, अभी हम कंसंट्रेट करेंगे रूट वाले पे। तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, √2 इर्रेशनल है, √3, √5, √7, √11 और ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो ये सब तो हम पढ़ के आए हैं। अब नया ये है कि इस बार हम ये प्रूफ करेंगे कि √2, √3, √5 या इस तरह के सारे नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। तो इनका प्रूफ है नया, और इस प्रूफ के लिए ना कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आप याद कर लोगे। चाहे आपके पास जैसे यहाँ पे √2 है, चाहे √3 आ जाए, √5 आ जाए, √11 आ जाए, √7 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, सबको करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, प्रूफ कैसे करना है। आप इसको समझने से पहले ना मैं थोड़े से आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, ताकि ऐसा ना मैं बीच में समझाऊं देखो ये और आप और कंफ्यूज हो जाओ। तो 2 चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। पहली चीज है हमारे पास ना एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है अगर इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने का क्या मतलब है, जैसे 2 मैं बोल रही हूं डिवाइड करता है 6 को, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। या सिंपल वर्ड्स में हम कहें, अगर ये लिखा है 2 डिवाइड 6 तो मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। समझ रहे हो, जैसे हमें पता है 2 × 3 6 होता है हमारा। सो जब भी हम ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड 6, इसका मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब थ्योरम क्या कहती है कि अगर 2 डिवाइड करता है 6 को तो 2 डिवाइड करेगा 6 के स्क्वायर को भी। देख लो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 2 करता है डिवाइड, 36 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास, 18 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया। या हम कह सकते हैं 2 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। तो यहाँ पे दोबारा से एक बार समझो, यहाँ पे बोला गया है अगर कोई भी नंबर, और ये 2 नहीं, ये 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 3 लूँ, 3 डिवाइड्स 9, सो अगर 3 9 को डिवाइड करता है, ये बात तो ठीक है, 3 3 9 होता है। अगर 3 9 को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड करेगा 9 के स्क्वायर को भी, और इसका
पैसा वर्षा भी, मतलब अगर मुझे दे रखा है 4 डिवाइड्स 20 का स्क्वायर, अगर हमें दे रखा है 4 डिवाइड करता है 24 का 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 अपॉन 4 करोगे 100 आ जाएगा। तो ये बात करेक्ट है कि 4 डिवाइड करता है 20 के स्क्वायर को, तो हम कह सकते हैं 4 डिवाइड करेगा 20 को भी। मतलब अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। एक लास्ट एग्जांपल देके समझाती हूँ। फिर से कोई नंबर लेते हैं, 2 इजी है, 2 ले, फिर से 2 ले ले। सो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ए क्या है, कुछ भी हो सकता है, ए हमारा 20 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा ए को भी। क्या ये बात क्लियर है? ये है बस थोड़ी सी थ्योरम, यही हम जब हम रैशनैलिटी इरैशनैलिटी बेसिकली प्रूव करेंगे तो यूज करेंगे। क्या समझा हमने? अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। ये तो थी जो चीज अभी हम यहाँ यूज करेंगे। एक आगे वाली चीज भी बता देती हूँ। क्या चीज? देखो, जब भी आप एक रैशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करते हो, जब भी एक रैशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस होता है, आंसर में रैशनल नंबर मिलता है। जब भी एक रैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर से उसको माइनस करोगे फिर से रैशनल आएगा। अगर एक रैशनल और एक दूसरे रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रैशनल। अगर एक रैशनल को डिवाइड किया रैशनल नंबर से, रैशनल। क्या ये सारी बातें समझ में आई कि दो रैशनल नंबर्स को आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपके पास एक रैशनल नंबर ही आता है। क्लियर? अब अगर आपने एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर लिया, आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। अगर एक रैशनल इरैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया, आंसर फिर इरैशनल आएगा। अगर आपने एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर इरैशनल। अगर एक रैशनल डिवाइड हो रहा है इरैशनल से, आंसर फिर इरैशनल। तो मोटी मोटी बात ये है कि अगर दो नंबर्स में से एक नंबर इरैशनल है तो आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। उसको चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ठीक है। लास्ट चीज है, अगर 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 दो इरैशनल नंबर लिए, उनको प्लस किया, उनको माइनस किया, उनको मल्टीप्लाई किया, उनको डिवाइड किया, तो आंसर क्या आएगा? आपको लग रहा होगा भाई जब रैशनल रैशनल हो रहे थे तो सबके आंसर रैशनल है, तो अब इरैशनल इरैशनल है तो सबके इरैशनल होने चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखो, √2 है, इसको मल्टीप्लाई किया √2 से, दोनों इरैशनल है, √2 इरैशनल है, लेकिन √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 आ गया, ये तो रैशनल नंबर आ गया। इसी तरीके से अगर मैंने लिया होता 6√2 इंटू √3 फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाता? 6 और 3 2 6, 6√6 आ गया, 6√6 आ गया, मतलब क्या हुआ कि इरैशनल नंबर आ गया। मतलब अगर दो इरैशनल नंबर प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर रैशनल और इरैशनल दोनों आ सकता है। लेकिन मोटी मोटी बात क्या समझी? अगर दोनों रैशनल है, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, डिवाइड करो, आंसर रैशनल आएगा। दोनों नंबर्स में से एक रैशनल एक इरैशनल है, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर हमेशा इरैशनल आएगा। ठीक है, यहां तक ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए। चलो, अब अगर ये दो चीजें तुम्हें क्लियर है ना, तो तुम्हें इरैशनल प्रूव करने का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम मस्त कर दोगे। ठीक है, चलो आप एक एक करके ना ध्यान से स्टेप समझना, ध्यान से सुनना, सिर्फ बैठ के, अगर कोई नोटबुक लेके बैठे उसको बंद कर दो, सिर्फ सुनना है ध्यान से। ठीक है, ये तुम्हारे स्टेप्स समझ लो, जैसे मैथ्स में वैसे कुछ रट्टा नहीं होता, लेकिन ये रटे रटाए स्टेप्स है, वही तुमने लिखना है। और अगर क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, 2 में आ जाए, 5 में आ जाए, वो नंबर तुम्हारी जेब में हो। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। हमें स्टार्ट ही इसका उल्टा करना है कि ठीक है भाई, तू कह रहा है इरैशनल प्रूव करना है, मैं कह रही हूं ये नंबर रैशनल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। तो हमने क्वेश्चन ही बदल दिया कि भैया तू तो कह रहा है इरैशनल प्रूव करना, हम कह रहे हैं ये रैशनल नंबर ही है। एक्चुअल में होगा क्या कि हमने यहाँ टंकी की चोट पे बोल तो दिया ये रैशनल नंबर है, प्रूफ हम कर नहीं पाएंगे, और जब प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे भाई रैशनल नहीं है तो इरैशनल होगा, क्योंकि रियल नंबर तो है। अब रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो इरैशनल ही होगा। तो इस तरीके से इसका प्रूफ होगा। तो पहला स्टेप क्या है, लिखते रहते हैं जरा यहाँ पे, एक तो इसको ना
व्हाइट कलर दे देते हैं, कहाँ है हमारा व्हाइट कलर, ये रहा, ठीक है। सो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लिया कि वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है अगर, सो क्या होगा, √2 हमारा इक्वल होगा P अपॉन Q लिख लो या A अपॉन B लिख लो, एक ही बात है। लेट्स सपोज A अपॉन B लिख दिया, P अपॉन Q लिखने लगी थी मैं, एक ही बात है, कैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने मान लिया √2 इक्वल है A अपॉन B के। अब इसमें कंडीशन क्या है, क्यों लिखा अच्छा मैंने, क्योंकि रैशनल नंबर सारे A अपॉन B फॉर्म में होते हैं। इसमें कंडीशन है A एंड B आर co-primes एंड B कैन नॉट बी 0, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। ये तो हमें पता है अगर रैशनल नंबर है तो A और B क्या होना चाहिए, इंटीजर होगा, लेकिन वो को-प्राइम्स भी होंगे। को-प्राइम्स याद है हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। को-प्राइम्स क्या होते हैं बच्चे, ऐसे दो नंबर्स जिनका सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये जो चीज मैं समझा रही हूं ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे आप जाके फंसोगे आगे। सो को-प्राइम्स क्या होते हैं, को-प्राइम्स ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। जैसे 7 और 9, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। जैसे 4 और 9 ले लो, 4 के फैक्टर्स 1, 2 और 4 खुद, 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9 खुद, कॉमन क्या है, सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर्स जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो, और गलती क्या करोगे, ये मत सोच लेना कि को प्राइम्स है तो ये सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे, नहीं, यहाँ पे देखो 4 और 9 भी तो को प्राइम है, और दोनों ही क्या है, दोनों में से एक भी प्राइम नंबर नहीं है। सो को प्राइम का मतलब है कि दोनों नंबर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक ही कॉमन फैक्टर मतलब सिर्फ 1 उनका कॉमन फैक्टर है, इसको हटा देते हैं अब। सो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये एक एक चीज तुम्हें लिखनी है। चलो तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि लेट कर लिया, रैशनल नंबर है। दूसरे में हमने कहा अगर रैशनल नंबर है तो A अपॉन B के इक्वल होगा, जिसमें A B हमारे इंटीजर्स होंगे, को-प्राइम्स है, और B कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा स्टेप बिनी नॉर्मल, अब इसमें तो मैथ्स लगाएंगे। क्या करा हमने, यहाँ पे B डिवाइड और इधर जाके भेज दिया, ये हो गया √2 B इक्वल्स टू A, ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे भेजा है बस इसको। अब दिक्कत क्या है ना कि मुझे ये रूट नहीं चाहिए। अगर रूट नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग कर दो, रूट हट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, थर्ड हमारा स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब भैया एक तरफ तो स्क्वायरिंग कर नहीं सकते, बराबरी रखनी पड़ेगी। अगर इधर स्क्वायर करना है उधर भी करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो। क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हो गया √2B इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया A का स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर करोगे, √2 इंटू √2 2 आ गया, और B का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, इसको मैं मार्क कर देती हूँ। ये एक बढ़िया चीज आई है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से क्या निकल के मिलेगा मुझे, अभी जो मैं तुम्हें समझा के आई थी, क्या समझा के आई थी मैं, अगर 2 डिवाइड करता है, इफ 2 डिवाइड्स, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे है B स्क्वायर, या सॉरी A स्क्वायर, इसी के हिसाब से लेते हैं, 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स A ऑल्सो। आई नो ये नई चीज़ है, और जब भी हम कोई नई चीज़ देखते तो हमें लगता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और मैं तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बीच बीच में समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा लेंदी भी हो रहा है। अदरवाइज जब तुम करने बैठोगे ना, एक बार समझ में आ गया, फिर तुम कहोगे यार 2 मिनट का तो क्वेश्चन है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फिर तुम खुद कहोगे यार एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें पता है कि 2 अगर डिवाइड करता है A स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा A को भी, और यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूं तो A स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि 2 डिवाइड करता है A स्क्वायर को, अभी समझ के आ गया, दोबारा नहीं बता रही मैं, देख लिया ना हमने, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके A स्क्वायर आ रहा है, मतलब 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, करेक्ट। और थ्योरम के हिसाब से अगर 2 A के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा डिवाइड करेगा A को भी, क्लियर है ये बात। इफ 2 डिवाइड्स A का स्क्वायर देन 2 विल डिवाइड A ऑल्सो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो जी आगे देखो अब क्या होगा। अगर मैं बोल रही हूँ 2 डिवाइड करेगा A को भी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 2 में
कुछ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए आएगा, है मतलब कि नहीं। जब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आया तो मैंने बोला कि 2 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। अब किसी ने मुझे कहा भाई 2 ए को भी डिवाइड करता है, मतलब 2 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए आएगा, यही मतलब है ना 2 डिवाइड्स ए का। अब ए जो सी है, सी हमने कोई नया नंबर ले लिया, हमें तो पता नहीं भाई यहाँ पे ए भी चल रहा था ऑलरेडी। सी हमने कोई इंटीजर ले लिया, यहाँ पे मेंशन कर देना वेयर सी इज एनी इंटीजर। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो जी, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू सी, 2c इक्वल्स टू ए। अब एक और बार हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो इसके बाद हमने क्या किया स्टेप देखो, यहाँ पे देखा 4th से डिवाइड्स यहाँ तक आ गए, फिर 5th स्टेप में हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। एक मिनट, a का स्क्वायर 4c स्क्वायर के इक्वल है। इक्वेशन 1 में हमने बोला था a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल है। सो a स्क्वायर की जगह मैं 2b स्क्वायर लिख दूंगी। क्या कर रही हूं मैं, a स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूं 2b स्क्वायर। क्या यहाँ पे कुछ गलत किया मैंने, सिंपल क्या किया है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे था 4c स्क्वायर और इधर आ गया 2b स्क्वायर। अब 2 को अगर मैं इधर भेजूंगी कट जाएगा, क्या करे मैंने, ये था 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 से इसको काटा, ये आ गया 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये कैलकुलेशन समझ आ गई। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। फिर वही बात भैया, 2 में जब मैंने c स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आया। लास्ट स्टेप है, अभी लास्ट स्टेप है, ध्यान से देखना। 2 में जब मैंने c स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आया। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। करेक्ट है ये बात, हम पहले ही सीख के आए हैं भैया, अगर 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आ रहा है उसको वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब भैया अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो 2 हमारा b को भी डिवाइड करेगा। एक मिनट, यही पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो जरा ऊपर चलो, जरा इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर हम लिख के आए हैं, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था 2 डिवाइड्स a, वाह 2 डिवाइड्स a लिखा था, यहाँ पे मैंने 2 डिवाइड्स a, यहाँ मैंने लिख दिया 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। क्या मतलब हुआ इसका, 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a आ रहा है, और 2 में ही कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आ रहा है। एक मिनट भाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a का भी एक फैक्टर 2 है और b का फैक्टर भी 2 है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि a और b को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का क्या मतलब है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, और यहाँ पे आ गया कि 2 भी इनका कॉमन फैक्टर निकल के आया। दिस मीन्स, इस पूरी कथा से हम कह सकते हैं, दिस मीन्स a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। ये तो को प्राइम्स है ही नहीं भाई, और अगर ये को प्राइम्स नहीं है सो आर assumption जो हमने assume किया था was wrong। हमारी assumption जो थी वो बिल्कुल गलत है। जो ये नंबर है √2 is not a rational number and therefore it is an irrational number। ये पूरी as it is statement छाप देना कि हमने जो assume किया था वो गलत था, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया। आई नो बहुत 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 सारे स्टेप्स है। अभी मैं एक क्वेश्चन और फटाफट से कराऊंगी ताकि ये जो सारा घुचड़ मुचर हुआ है, जो मैंने कंसेप्ट साथ साथ समझाए हैं, उसको छोड़ के सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगी, फिर तुम्हें मस्त समझ आ जाएगा। एक बार बैठो, पानी पियो, फिर देखना अब इसको। ठीक है, चलो आगे। अब जरा √3 को इरेशनल प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। अब इसमें मैं सब समझा चुकी हूँ लास्ट वाले में, तो इसको फटाक से करेंगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कितना ईजी है। तो पहला स्टेप हमारा, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। तो हमने बोल दिया ठीक है भाई, √3 हमारा रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो √3 इक्वल होगा a/b के, जहां पे a एंड b आर को प्राइम्स, ये हमारे को प्राइम्स होंगे, एंड b कैन नॉट बी 0। ये हमने कंडीशन लगा दी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
चलो अब यहाँ पे b को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया √3b इक्वल्स टू a। अब क्या करेंगे, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, ये आ गया √3b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ऊपर चलो भागो भागो भागो, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना छोटे छोटे स्टेप्स में, भाई √2 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेना। सो 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है कि 3 अगर a के स्क्वायर को अच्छा मुझे समझाना नहीं है, सिर्फ बताना है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 डिवाइड करता है a को भी। ठीक है, अब अगर 3 a को डिवाइड करता है तो मैं कह सकती हूँ 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके a आता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ठीक है। अब हम इसका कर देते हैं स्क्वायर, फिर से कर दिया हमने स्क्वायरिंग, उससे क्या हुआ 3c का स्क्वायर किया और यहाँ पे a का स्क्वायर किया, 3 3 9 और c का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर की वैल्यू अभी यहाँ पे निकली थी, कहाँ गई, सॉरी a स्क्वायर की वैल्यू अभी यहाँ निकली थी, a स्क्वायर किसके इक्वल है 3b स्क्वायर के। सो 9c स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर की जगह लिख देंगे 3b स्क्वायर, कैंसिल करो 3 से इसको काटोगे, ये आ गया 3, तो 3c स्क्वायर इक्वल हो गया b स्क्वायर के। इसका मतलब है कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई किया, b स्क्वायर आ गया, तो मैं कह सकती हूँ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, और अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 डिवाइड a एंड b बोथ, तो यहाँ पे तो आ गया भैया कि ये जो आपका 3 है ये a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, बट हमने क्या बोला था कि a एंड b आर को प्राइम्स, हमने तो बोला था ये को प्राइम्स है। इसका मतलब हमारा assumption गलत था, इसका मतलब अगर हमारा assumption गलत था तो ये एक इरैशनल नंबर है। बस ये इतना सा तुम्हारा प्रूफ है, सारे स्टेप्स बैक, हर में √3 हो, √5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी हो, उसका प्रूफ ऐसा ही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार कंसेप्ट समझने के लिए √2 वाला देख लेना, स्टेप समझने के लिए √3 वाला देख लेना। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे है हमारे पास शो दैट 5 + 2√7 is an irrational number where √7 is given to be an irrational number। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि देखो हम पहले ही बता रहे हैं √7 तो एक इर्रेशनल नंबर है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 5 + 2√7 ये एक इर्रेशनल है। पहली चीज तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है 2√7 एक इर्रेशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जब प्लस होते हैं आंसर इरैशनल आता है। याद है अभी मैंने समझाई थी ये बात कि जब भी एक रैशनल और इरैशनल नंबर को ऐड करते हैं आंसर हमेशा इरैशनल आता है। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट वाला प्रूफ हो गया कि हाँ भैया हमें अंदर से पता है कि ये इरैशनल नंबर है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, लेट कर लेंगे, लेट जो गिवन है और ये ज्यादा इजी है, लेट 5 + 2√7 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने फिर से कहा कि ठीक है भाई ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 + 2√7 इक्वल हो गया a/b के। ठीक है जी, a/b के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √7 लिख दो, बाकी सारी चीजें वहां भेज दो। सो ये आ जाएगा 2√7, 5 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो a/b -5 ये हो गया b एंड ये आ गया a माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, b से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 5b। सो ये बचा यहाँ पे 2√7, अभी भी सिर्फ मुझे यहाँ √7 चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो ये हो गया √7 इक्वल्स टू a - 5b अपॉन में 2b। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो a और b क्या है, इंटीजर है। एक इंटीजर में, इंटीजर क्या रैशनल बोल सकते हैं, इंटीजर क्या होता है भाई, रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल ही तो होते हैं। सो एक रैशनल में से माइनस किया, दूसरा रैशनल क्या आएगा, रैशनल आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रैशनल मल्टीप्लाई हो रहा है एक रैशनल से, आंसर रैशनल आएगा। रैशनल रैशनल से डिवाइड हो रहा है, आंसर रैशनल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a - 5b अपॉन 2b ये एक रैशनल नंबर है। और क्वेश्चन में गिवन है कि √7 क्या है, एक इरैशनल नंबर है।
सो कभी भी एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। Therefore, since हम कहेंगे since this is a rational number and root 7 is given to be an irrational number, a rational number can never be equal to an irrational number can never be equal to a rational number. Therefore, our assumption हुआ, गलती मान लो, आराम से गलती मान लो कि हमसे गलती हो गई भाई, हमने जो assume किया था वो गलत था। So our assumption was गलत। This मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि this contradicts the fact कि root 7 हमारा irrational होता है, इसीलिए भाई हमारी गलतियाँ, हमने irrational बोल दिया वो गलत है, इसका मतलब ये irrational है। बात खत्म, गलती मानो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। लेकिन क्या आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं। वन शॉट से क्या मिला तुम्हें? एक ओवरव्यू मिला। हाँ, बढ़िया बढ़िया हमने क्वेश्चंस कर लिए। एनसीईआरटी के भी जो आपके दिमाग में चलता रहता है हाई ऊपर लेवल के क्वेश्चन, जो PQ वाले क्वेश्चंस करे, AB वाले क्वेश्चंस करे, तो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है जो हाई लेवल के भी है, तो पूरा एक ओवरव्यू क्लियर है। लेकिन क्या एनसीईआरटी के सॉल्यूशन छोड़ देंगे हम? नहीं। सो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं, उसका मतलब है एक एक एक्सरसाइज, एक एक उसका क्वेश्चन, एक एक पार्ट एंड विद एग्जांपल्स, पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ, जैसे मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में बता दूंगी कि अगर आप चैनल पे जाके सर्च करना चाहते हो तो कैसे पहुंचोगे। आओ देखते हैं। सर्च किया हमने, ठीक है, सबसे पहले ही आपके पास ये चैनल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, एक ये रियल नंबर्स की लिस्ट ये वाली भी आएगी। ये वाले रियल नंबर्स कौन से हैं? जो बिल्कुल जो पुराने आपके बिना रैशनलाइज वाले थे। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है बट ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ये आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट वाली लिखा हुआ है यहाँ पे 1 ईयर अगो। आपको क्या करना है, इस कंफ्यूजन से भी बचना है, सीधा जाओ चैनल पे, यहाँ पे क्लिक करोगे, चैनल पे पहुंच जाओगे। जैसे ही चैनल पे पहुंचोगे आपको जाना है प्लेलिस्ट पे। कहाँ गए? चैनल पे जाने के बाद ऊपर कर भाई, हम गए प्लेलिस्ट में, यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, इधर जाओगे, आपको क्या ढूंढना है, अपन को क्या चाहिए अभी? रियल नंबर्स। क्या खोल दिया मैंने? गए प्लेलिस्ट में, यहाँ पे हम देखेंगे रियल नंबर्स कहीं दिख रहा है, ये रहा रियल नंबर्स। क्लिक करो, मात्र हमारे पास यहाँ पे 4 वीडियोस हैं। एक मिनट दीदी एक मिनट। सो यहाँ पे ये आ गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फिर एक्सरसाइज 1.1, फिर एक्सरसाइज 1.2, फिर एक्सरसाइज 1.2 तक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशन, और सिर्फ इसमें नहीं, सारे चैप्टर्स के और भी अगर तुम्हें आसान करना है कि मैम इससे भी आसान तरीका बताओ, तो चैनल पे जाना और प्लेलिस्ट वाले में जाना, और यहाँ पे ये जो सर्च बटन दे रखा है, इधर जाके चैप्टर का नाम लिख देना। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं बता रही मैं, सबके लिए बता रही हूँ, कोई भी आप सर्च कर सकते हो। एंटर मार देना, जैसे ही एंटर मारोगे आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएंगी। ये रही प्लेलिस्ट, यहाँ पे इसको खोल लेना। सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आई बटन डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी डाल दूंगी। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी मेहनत जहाँ हुई है, ऐसा ना हो कि आप तक पहुंचे ही ना। सो विद दिस, अब मैं फाइनली, अगर इस वन शॉट के बाद तुमने ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए, सो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारा ये चैप्टर पूरा बढ़िया तरीके से हो गया। बाकी अभी आगे हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते रहेंगे, हाई लेवल, PYQ सब करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी के लिए वन शॉट और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन इज इनफ फॉर यू, ये कर लेना लाइफ जिंगालाल। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।